हेलो दोस्तों, आपका टारगेट विद अतुल में स्वागत है। आज हम हिंदी की प्रीवियस ईयर यूपीएसआई, यूपी पुलिस जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन आऊँ। यानी कहने का सीधा सा मतलब है कि मैं पूरा यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाया हूँ और ये सब क्वेश्चन यूपी पुलिस के हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही फ़ायदा करेंगे और इससे आपका तैयार भी होगा। तो आज चैप्टर शुरू करते हैं, हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं। तो चलिए एक एक चीज़ पूरा क्लियर करते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? देखिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है तो आपको दिया है गुरुलिखि कि ब्राह्मणी या कैथी ये देवनागरी। तो आपका इसमें आंसर होगा, इसमें आपका देवनागरी। हिंदी भाषा किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देखिए इसकी व्याख्या, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि में हिंदी बाएं से दाएं लिखी जाती है। जो हम आज जो हिंदी लिखते हैं वो हम बाएं से दाएं लिखते हैं, न कि दाएं से बाएं लिखते हैं। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। देवनागरी का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मणी लिपि से हुआ है और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुलिखि है। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पे कह रहा भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा, याद रखिएगा, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो ये आपकी बोली जाती है महाराष्ट्र और गोवा में, ठीक है। आपका केरल और कर्नाटक में नहीं बोली जाती है। उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में ये नहीं बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में नहीं बोली जाती। ये बोली जाती है महाराष्ट्र और गोवा में। कौन सी भाषा है? ये आपकी है कोंकणी भाषा। कोंकणी भाषा महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है, ठीक है। तो देखते हैं, कोंकणी भाषा महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में, याद रखिएगा, दक्षिण भाग में, कर्नाटक के उत्तरी भाग में और गोवा राज्य में बोली जाती है, ठीक है। देखिए, कोंकणी जो है महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में, कर्नाटक के उत्तरी भाग में, गोवा राज्य में बोली जाती है। वर्तमान में गोवा की राजभाषा के रूप में कोंकणी भाषा प्रतिष्ठित है। वर्तमान में गोवा में राजभाषा के रूप में कोंकणी भाषा प्रतिष्ठित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली, कहाँ पूछा क्या है? भारत में। तो सबसे बोली जाने वाली, मतलब सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वैसे तो आपका यहाँ बांग्ला है दूसरी बोले जाने वाली भाषा, लेकिन अब बांग्ला नहीं दिया है तो यहाँ पे तेलुगु होगी, ठीक है। तेलुगु बोली जाती है। तो देख लेते हैं क्या कह दिया है। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। देखिए, आपको हमने कहा 2011 की जनगणना के अनुसार मराठी भाषा तेलुगु को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा बन गई है। 2011 की जनगणना जो हुई है उसमें मराठी भाषा तेलुगु को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर वाली भाषा बोली जाने वाली भाषा है। इसके आगे देखते हैं। देखिए, इस प्रकार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का क्रम क्या है? पहले देखिए, हिंदी बोली जाती है, फिर बांग्ला, फिर मराठी, फिर तेलुगु। तो देखिए, मराठी भाषा तेलुगु को पीछे छोड़कर, तो फिर तीसरे नंबर पर आपकी मराठी आती है, चौथे नंबर तेलुगु। इसमें तो कोई विकल्प सही नहीं है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 15 अगस्त 1947 को मिला, 14 सितंबर 1949 को मिला, कि 26 नवंबर 1949 को मिला, 26 जनवरी 1950 को मिला। तो देखिए, यहाँ आपको चारों ऑप्शन कलर करते हैं कि 15 अगस्त 1947 को तो आपका भारत आज़ाद हुआ था, ये भी आप क्लियर कर लीजिए। 26 नवंबर 1949 को आपको भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था, मतलब पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था लेकिन अंगीकृत हुआ था, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को आपका पूरा संविधान लागू हुआ था।
और 14 सितंबर 1949 को आपको हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। याद रखिएगा, राजभाषा का अर्थ क्या होता है? राजकाज की भाषा। जो भाषा राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है उसे हम राजभाषा कहलाती हैं। वो राजभाषा जो भाषा मतलब राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग होती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। आगे चलते हैं। राजभाषा संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। 14 सितंबर 1949, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये सब क्लियर करते जाइएगा, एक एक चीज़ आपको पढ़ाते जा रहे हैं। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है, मतलब हिंदी क्या है? भाषा की उत्तराधिकारी है। तो अवधि है कि ब्रज है कि आपका देवनागरी है, संस्कृत है। तो हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है, ये आपकी क्या है? संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत से हिंदी मतलब संस्कृत हिंदी की आदि जननी मानी जाती है संस्कृत, ये कहने का मतलब सीधा। तो देखिए, हिंदी की आदि जननी भाषा संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत से होती हुई अपभ्रंश तक पहुँचती है। संस्कृत आपका देखो, संस्कृत जो है पाली और प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुँचती है। फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। ठीक है, और हिंदी का विकास क्रम पहले देखिए, संस्कृत आया था, फिर पाली आया, फिर प्राकृतिक आया, फिर अपभ्रंश आया, फिर अवहट्ट आया, फिर प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी आई। तो पहले संस्कृत आया, फिर पाली आई, फिर प्राकृतिक आया, अपभ्रंश आया, अवहट्ट आया, फिर प्राचीन हिंदी प्रारंभिक हिंदी आई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। तो पहला स्थान है कि दूसरा स्थान है कि तीसरा चौथा? तो संसार में प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान आपका कौन सा है? दूसरा है। कौन सा? दूसरा स्थान है। तो हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। आकृति के आधार पर हिंदी जो है वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारूपी परिवार की भाषा है तथा संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का एक का द्वितीय स्थान है। ज्ञातव्य है कि पहला स्थान चीनी भाषा का है। ठीक है, पहला स्थान किसका है? चीनी भाषा का। दूसरा स्थान आपकी हिंदी का है। ठीक है, और ये देखिए, ये दिया है भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारूपी परिवार की भाषा है। किसकी? भारूपी परिवार की। ये ध्यान रखिएगा, बहुत मेन क्वेश्चन आपको टिक करके मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ मेन है। चलिए फिर देखते हैं बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो बांगरू भाषा जो है ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? ये आपकी हरियाणी भाषा में बोली जाती है। किसमें? हरियाणी भाषा में। कर्नाटक तो है नहीं, तमिलनाडु भी नहीं है, न बिहार है। बांगरू भाषा हरियाणा। पश्चिमी हिंदी उपभाषा से संकलित बांगरू एक बोली है जो मुख्यतः हरियाणा राज्य में बोली जाती है। उपभाषा से ये विकसित हुई है बांगरू, और ये मुख्यतः कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में, हरियाणा राज्य में बोली जाती है। इसका अन्य नाम हरियाणवी है। इसका अन्य नाम क्या? हरियाणवी। ये पश्चिमी हिंदी का आकार बहुला उपवर्ग की बोली है। कहाँ की? आकार बहुला उपवर्ग की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? राजभाषा कहा जाता है, साहित्य कहा जाता है, राष्ट्रभाषा को कहा जाता है कि बोली?
तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को, मतलब कोई भाषा है उसके क्षेत्रीय रूप को आप क्या कहेंगे? बोली ही तो कहा जाता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं, कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम से मतलब बोलचाल के माध्यम की प्राधान्यता रहती है और देशज व घरेलू शब्दावली का बाहुल्य होता है। बोलियों का स्वरूप बदलता है रहता है। इस संबंध में कहा भी गया है, क्या कहा गया है, इसको पढ़ लेते हैं। कहा गया है, कोस कोस पर बदले पानी, 5 कोस पर बानी। मतलब कोस कोस पे भाषा क्या है, हर एक कोस कोस पे बदल जाती है। आप अगर देखिए, आप यहाँ पे हैं, अपने घर मतलब आप अपने गांव में हैं, यहाँ की भाषा दूसरी है, लेकिन आप कहीं और दूसरे का मतलब उसमें जाते हैं, एरिया में जाते हैं या कुछ क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ दूसरी भाषा हो जाती है। तो कोस कोस पे पर बदले पानी, 5 कोस पर वाणी। तो लिपिबद्धता का अभाव एक व्याकरणीय अशुद्धि के होने के कारण इसमें साहित्यिक रचनाओं का अभाव रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? हिंदी के स्थान पे अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की मतलब शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने किया था? तो आपका द लॉर्ड मिंटो हैं, जॉन एडमिन्स है, कि लॉर्ड मैकाले हैं, वारेन हेस्टिंग है। तो कौन है? लॉर्ड मैकाले हैं। तो हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में लॉर्ड मैकाले ने स्थापित किया था। किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने। आगे आते हैं। हिंदी में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? निबंध है कि परिचर्चा है, परियोजना है कि पत्र है? तो देखिए, परिचर्चा आपका निबंध हो नहीं सकता क्योंकि निबंध लिखा जाता है, मौखिक होता नहीं है। परियोजनाएं जो भी बनती है ये भी लिखित होती हैं। पत्र ये भी लिखा ही जाता है, कोई भी आप पत्र लिखते हैं तो लिखते हैं, न कि मौखिक होती हैं। लेकिन परिचर्चा जो आप करते हैं ये क्या होता है? मौखिक रूप होती है। तो चलते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। परिचर्चा भाषा मौखिक रूप है, जबकि निबंध, पत्र, परियोजना लिखित रूप है। परिचर्चा का समान अर्थ है विषय संबंधी विस्तृत व्याख्या। परिचर्चा का समान अर्थ क्या है? विषय संबंधी विस्तृत व्याख्या, मतलब कोई विषय संबंधित है उसकी विस्तृत व्याख्या। किसी विषय, पुस्तक आदि पर विस्तृत रूप से की जाने वाली बातचीत परिचर्चा कहलाती है। क्या कहलाती है? परिचर्चा। मतलब किसी विषय या पुस्तक आदि पर विस्तृत रूप से बात की जाने वाली बातचीत परिचर्चा कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्नौजी बोली, याद रखिएगा, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? देखिए, फर्रुखाबाद, कानपुर या इलाहाबाद कि फर्रुखाबाद, मुरादाबाद। तो आप इसमें बताइए कि इसमें कौन सी बोली जाती है? तो ये आपका कन्नौजी बोली मुख्य रूप से कहाँ किस में बोली जाती है? तो मेरे हिसाब से इसमें देखिए, कानपुर तो हो नहीं सकता, इलाहाबाद हो नहीं सकता, फर्रुखाबाद ये होगा आपका क्या होगा? फर्रुखाबाद ये होगा, मुरादाबाद नहीं हो सकता। क्योंकि आपका इधर इलाहाबाद, कानपुर में आपको मतलब एक तरह से मान लीजिए खड़ी बोली बोली जाती है, इलाहाबाद में ये आपकी आ जाती है। इधर आप मान लीजिए अवधि तक आ जाती है। और फर्रुखाबाद में आपकी कन्नौजी, क्योंकि ये कन्नौज के आसपास ही है, मतलब ज़िला है, तो यहीं पे आपकी बोली जाती है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए, सही है ना कि कन्नौजी बोली मुख्यतः फर्रुखाबाद जिले में बोली जाती है। इस बोली का विकास पश्चिमी हिंदी उपभाषा से हुआ तथा यह ओकारा बहुला उपवर्ग की बोली है। यह बोली इटावा, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर इत्यादि में बोली जाती है। कहाँ कहाँ बोली जाती है? याद फिर से बोली, इटावा में, हरदोई में बोली जाती है कन्नौजी बोली, आपका पीलीभीत, शाहजहांपुर इत्यादि में बोली जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं।
हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? देखिए हिंदी की जो उत्पत्ति है किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो आपका ब्रज से मानी जाती है कि ब्रांचड़ से मानी जाती है, सौरसेनी से मांगी थी। तो आपकी हिंदी की उत्पत्ति जो है सौरसेनी से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? सौरसेनी से। हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, जबकि ब्रांचड़ से सिंधी, ठीक है, जबकि ब्रांचड़ से सिंधी की मानी जाती है, और मागधी से बिहारी हिंदी की, और सौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज की उत्पत्ति होती है। याद रखिएगा, एक बार मैं फिर पढ़ के सुना देता हूँ। हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, ठीक है, लेकिन ब्रांचड़ की कहाँ से होती है? आपकी ब्रांचड़ की आपकी सिंधी से, ब्रांचड़ से सिंधी की होती है, मागधी की बिहारी हिंदी के, और सौरसेनी अपभ्रंश की ब्रज की उत्पत्ति से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो गुजराती बोली जाती है, मराठी, बंगाली कि तमिल? तो आप हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी? बंगाली है। तो जहाँ तक मेरे हिसाब से बंगाली है, गुजराती हो नहीं सकती, मराठी नहीं हो सकती, तमिलनाडु। तो आपकी कौन सी है? बंगाली। इसको पढ़ लेते हैं सही से। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, दूसरे स्थान पर बांग्ला भाषा है। प्रश्नगत विकल्पों के आधार पर इसका उत्तर सही है, सी है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्रम इस प्रकार है: पहले हिंदी बोली जाती है आपका, फिर बांग्ला बोली जाती है, मराठी, फिर तेलुगु, फिर तमिल। पहले हिंदी, फिर बांग्ला, फिर मराठी, फिर तेलुगु, तमिल। ठीक है, आगे चलते हैं। किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? तो आप 14 सितंबर 1950 ऐसा कुछ नहीं है, और 14 सितंबर 1960 इसमें भी नहीं है, 14 सितंबर 1964 ये भी नहीं है, 14 सितंबर 1949 ये आपकी मतलब कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था। तो हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव 14 सितंबर 1949 को था। इसी दिन हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो आपका कुल्लूली हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, स्पेसी होता। आपका इसमें प्रयोग नहीं होता है तो कुल्लूली में नहीं होता है। अब बाकी फ्रेंच में होता है, जर्मन में होता है, स्पेनिश में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका पूरा विवरण। कुल्लूई भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है। अन्य भाषाएं जैसे फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, कौन सी? स्पेनिश है, और के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। कुल्लूई भाषा भारत के हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले में बोली जाती है। इस प्रकार के लिए टांकरी लिपि जो गुरुमुखी से मिलती जुलती प्रयुक्त होती है। इस भाषा के लिए टांकरी लिपि जो गुरुमुखी से मिलती जुलती है प्रयुक्त होती है। आजकल लोग इस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? देखिए पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो मानक भाषा है कि पश्चिमी भाषा है कि हिंदुस्तानी भाषा है कि साहित्यिक भाषा है? तो कौन सी भाषा है? हिंदुस्तानी भाषा है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न जबान हिंदुस्तानी भाषा है। प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा का आदर्श रूप मानक भाषा कहलाता है। मतलब
प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा का आदर्श रूप जो होता है मानक भाषा कहलाता है। वही मानक भाषा, इसे परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। मानक भाषा को भी का भी नाम दिया जाता है। साहित्य लेखन में प्रयुक्त भाषा साहित्यिक भाषा होती है, ये तो पता ही है आपको। चलिए आगे। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो आपको दिया है सिलीगुड़ी, रांची, जोधपुर, जबलपुर। तो सिलीगुड़ी देखिए बघेली में तो यहाँ होती नहीं, रांची में भी नहीं, जोधपुर शायद यहाँ भी नहीं है, जबलपुर, आपका जबलपुर में बघेली बोली जाती है। बघेली जबलपुर में बोली जाती है। तो चलते हैं। बघेली बोली जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। यह बोली पूर्वी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत आती है, जिसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। और आपका रीवा मंडल, मिर्ज़ापुर आदि क्षेत्रों में बघेली बोली जाती है। इसका अन्य नाम भी है, रिवाई भी है। इसका अन्य नाम क्या है? रिवाई। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? मतलब मध्य प्रदेश में प्रमुख बोलियों से नहीं है। तो देखिए आपका मालवी ये है, निमाड़ी है, बुंदेली है, क्योंकि ये आपका क्षेत्र उधरी अगल बगल मध्य प्रदेश के लगता है, तो अधिकांश जनसंख्या मतलब वहाँ रहती है, एक बॉर्डर है तो इसलिए। और ये आपका बांगरू, ये आप अभी पढ़े हैं, बांगरू को हरियाणवी भाषा है। बांगरू बोली हरियाणा में बोली जाती है, हरियाणवी का ही अन्य नाम बांगरू भी है। मालवी, निमाड़ी, बुंदेलखंडी मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ। बुंदेलखंडी वहाँ की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। देखो ये मैं आपसे कह रहा था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? राघड़ी बोली आपकी केरल में बोली जाती है कि मध्य प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश? राढ़ी। तो राघड़ी देखिए, बांगरू हो गया, राघड़ी हो गया, तो राघड़ी आपकी हरियाणा में बोली जाती है। तो राघड़ी बोली जो आपकी है हरियाणा में बोली जाती है। यह हरियाणवी बोली के प्रचलित रूप में से एक है। उच्चारण की दृष्टि से इसी से मिलती जुलती एक बोली है राघड़ी, जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में बोली जाती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में बोली जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? राजभाषा है कि ब्रजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है कि संपर्क भाषा है? तो आपकी राजभाषा है। ठीक है, हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। और आपका धारा 343(1) यानी अनुच्छेद भी कह सकते हैं के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है कि बोली कहा जाता है कि भाषा कहा जाता है कि लिपि कहा जाता है? तो देखिए, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों का प्रयोग जो होती है वो लिपि कहलाती है। मतलब आप भाषा लिखने के लिए कोई लिपि बना रहे हैं तो वो आप कोई आप चिन्ह बना रहे हैं तो वो लिपि कहलाती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहा जाता है। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ अर्थों में प्रयुक्त रूढ़
रूढ़ अर्थों में प्रयुक्त ध्वनि संकेतों की व्यवस्था को भाषा कहते हैं और भाषा का के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली के रूप में जाना जाता है। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना व्याकरण कहलाती है। देखिए, भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना, जो अब व्याकरण क्या है, एक नियम है, एक कायदा है, तब एक व्याकरण बनता है, तो वही कहला रहा है। नियमबद्ध योजना को हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही, देखिए आया तो सब यूपीएसआई में क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यूपीएसआई से और अदर एग्जाम में कौन क्वेश्चन आए हैं ये भी ध्यान रखिए, तो वो और ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए, हड़ौती, ये आपका यूपी ट्रिपल एससी में भी क्वेश्चन आया है। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है, तो ये आपकी राजस्थान में बोली जाती है, ना कि हरियाणा में बोली जाती है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। हड़ौती बोली राजस्थान के मध्य पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। यह राजस्थान के कोटा, बूंदी, शाहपुर, उदयपुर जिले में बोली जाती है। उदयपुर जिले में बोली जाती है। राजस्थान में बोली जाने वाली अन्य बोलियां हैं मारवाड़ी, मारवाड़ी बोली मेवाती, मालवी, जयपुरी। याद रखिएगा कौन कौन सी मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका आगे कौन सा है, दिए गए विकल्प में से द्रविड़ परिवार की कौन सी भाषा है। आपका देखिए, द्रविड़ परिवार की भाषा बंगाल तो हो नहीं सकती, उड़ीसा नहीं है, असमी नहीं है, कन्नड़। आपकी मतलब द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ है। ठीक है, ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, इसका व्याख्या पूरी तरह से। दिए गए विकल्पों में द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ है। यह भारत के कर्नाटक राज्य में बोली जाती है तथा कर्नाटक की राजभाषा है। ये मतलब जो कर्नाटक की राजभाषा कौन सी है, कन्नड़। याद रखिएगा। तेलुगु, तमिल, मलयालम आदि भाषा भी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। उड़ीसा, असमिया, बंगला भाषा का जन्म मागधी अपभ्रंश से हुआ है। उड़ीसा, असमिया, बंगला, ये जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, आप ये प्रीवियस ईयर पेपर आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई सब में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और ये अदर एग्जाम भी आएंगे, ये नहीं कि यूपीएसआई इसी में आ जाएंगे। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। सॉरी, अपभ्रंश, प्राकृतक की वैदिक संस्कृत, पाली। तो ये अपभ्रंश हो नहीं सकती, प्राकृतक भी नहीं हो सकती, पाली भी नहीं हो सकती, वैदिक संस्कृत, क्योंकि आर्य के समय वैदिक काल कहते नहीं है कि आपको हिस्ट्री में बताता है वैदिक काल, वैदिक काल जब आया तो उस समय आर्य आए थे जो पशुपालन ये सब किए थे, वही उस समय की बात कर रहा है ये। तो निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत था। शेष तीनों भाषा पाली, प्राकृत और अपभ्रंश इसकी परवर्ती हैं, अर्थात मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मथुरा, आगरा, धौलपुर और ग्वालियर। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। तो आपकी मथुरा में खड़ी बोली तो बोली नहीं जाती, बांगरू बोली नहीं जाती क्योंकि बांगरू हरियाणवी है, और ब्रज भाषा आपका ये बोली जाती है, और अवधी ये आपका फैजाबाद ये सब लगाते हुए आपका इलाहाबाद ये आ जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको पूरा। देखिए, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है। ग्वालियर यानी आपका मध्य प्रदेश तक भी चली जाती है। प्रश्नगत क्षेत्र शेष बोलियों के क्षेत्र खड़ी बोली को एक ध्यान रखिएगा, कौरवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कौरवी। तो ये मेरठ में देखिए बोली जाती है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, रामपुर, बिजनौर आदि यहाँ बोली जाती है। अवधी या अयोध्या, देखिए अवधी आपको बताया, अयोध्या में तो बोली जाती है। जौनपुर भी आ जाता है, इलाहाबाद, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, सीतापुर, फैजाबाद यहाँ पे बोली जाती है। बांगरू हरियाणवी
ये हरियाणा राज्य की है, जो आपको कई बार हमने पढ़ाया है अभी। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द है। ठीक है, वाक्य में बोलियां शब्द क्या है? भाषा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है कि आपका बोली है। तो ये स्त्रीलिंग एक वाक्य में बोलियां शब्द क्या है? एक स्त्रीलिंग है। तो वाक्य में बोलियां शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, और आगे चलते हैं। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुई है? मानक रूप, हिंदी का जो मानक रूप है किस भाषा से? मालवी ब्रज से तो हुई नहीं है, न मालवी से हुई है, अवधी से नहीं हुई है, खड़ी बोली जिसे हम कौरवी भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है, जिसे मानक हिंदी कहा जाता है। इसका प्रयोग शिक्षा, प्रशासनिक क्षेत्र, कार्यालयीय कार्यों में की जाती है। अब बिल्कुल की जाती है, आप देखते ही हैं। लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम निम्न रिक्त स्थानों के लिए विचित करिए। तो लौकिक संस्कृत, तो लौकिक संस्कृत आपकी पाली और प्राकृतक है। यहाँ पाली होगा, यहाँ प्राकृतक होगा। ठीक है कि है। अब इसके आगे पूरा पढ़ लेते हैं इसको। लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृतक और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास है। देखिए, संस्कृत आई, फिर पाली आई, प्राकृतक आई, अपभ्रंश, अवहट, फिर हिंदी आई। मतलब आपका संस्कृत हुआ, फिर पाली भाषा आई, फिर इसके बाद आपकी प्राकृतक भाषा आई, फिर अपभ्रंश भाषा आई, फिर अवहट भाषा आई, दिल्ली आई। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ठीक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है? तो एक ईस्वी से 500 ईस्वी तक तो आधुनिक हो नहीं सकता। ये आपका इसमें कोई डेट नहीं है। 500 से 1000 ईस्वी तक का ये आपका 1000 तक का ये आपका मध्यकालीन भाषा है। ठीक, यहाँ मध्यकालीन शुरू हुआ था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का। और 1000 ईस्वी से अब तक, 1000 ईस्वी से आज तक यही आपका क्या है? आधुनिक भाषा है। अब 500 ईस्वी से 800 तक का ईस्वी तक का, तो इसमें आपका कोई भाषा नहीं है। तो इसमें आपका 1000 ईस्वी से अब तक का यही है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल 1000 ईसा से अब तक का है। भारतीय आर्य भाषा का इतिहास 3 कालों में बांटा गया है। पहला, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ये 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का है। फिर मध्य ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। और आधुनिक भारतीय 1000 ईस्वी से अब तक का है, यह याद रखिएगा। ठीक है। देखिए, फिर हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है, अपभ्रंश भाषा है। देखिए, हिंदी को विकास करने वाली भाषा अपभ्रंश है। देखो, पहले संस्कृत आई, पाली आई, प्राकृतक आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर अवहट आई, फिर हिंदी आई। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ब्राह्मणी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो आपको ये पता है कि ब्राह्मणी से देवनागरी की हुई, कि गुरमुखी की हुई, कैथी की हुई, खरोष्टी की हुई। तो इसमें आपका क्या है? अरे ये आपका देवनागरी लिपि से हुई है। अब इसकी पूरी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, ब्राह्मणी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई। यह एक आक्षरिक लिपि है। कौन सी लिपि है ये? आक्षरिक लिपि है, जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है पंजाबी की। कैथी एक ऐतिहासिक लिपि है। कैथी जो है एक ऐतिहासिक, जिसका प्रयोग मध्यकालीन भारत में प्रमुख रूप से उत्तर पूर्व भारत, उत्तर प्रदेश और बिहार में किया जाता था। कुछ विद्वान इसे
बिहारी लिपि का नाम देते हैं। खरोष्टी लिपि प्राचीन समय में प्रचलित लिपियों में से एक है, ठीक, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। मतलब खरोष्टी लिपि जो है ये प्राचीन समय में प्रचलित लिपियों में से एक थी। उस समय ये दाएं से बाएं लिखी जाती, लेकिन जो आपकी ब्राह्मणी है देवनागरी बाएं से दाएं लिखी जाती, ठीक है। शाहबाजगढ़ी और मनसेरा से स्थित अशोक के अभिलेखों से इसका प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है, ठीक ठीक है। अब आगे चलते हैं। हिंदी भारत की है, सही विकल्प का चयन किए। तो हिंदी भारत की राजभाषा है, आप जान ही रहे हैं। मूल भाषा है नहीं, अंतर्राज्यीय भाषा है नहीं, राष्ट्रभाषा है नहीं, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं पूरी तरह से, इसकी व्याख्या देखिए। दिए गए नियुक्त स्थान पर राजभाषा शब्द भरा जाएगा। अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार है। हिंदी भारत की राजभाषा है। भारतीय संविधान के भाग 17, देखिए राजभाषा किस भाग में आता है, भाग 17 में आता है, भाग 17 में आता है। अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार संघ भारत की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी है। संविधान की 8वीं अनुसूची के मूल रूप से 14 भाषाएं थीं, वर्तमान में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। अब देख लेते हैं इसको। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक तो आपका वो पता है कि पाली से तो हुआ नहीं, प्राकृत से हुआ नहीं, संस्कृत आधुनिक जो हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। अब इसके पूरा विवरण देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ, जिनका विवरण इस तरह है। देखिए अपभ्रंश दिया है सौरसेनी, देखिए सौरसेनी। आधुनिक भाषाएं कहाँ हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, ये सौरसेनी भाषा से उत्पन्न हुए हैं। मतलब भाषाओं किससे विकास हुआ? मागधी, ये देखिए बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। अर्धमागधी देखिए पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्री मराठी, ब्राह्मण सिंधी, ये अभी सब ये क्वेश्चन आप पढ़ के आए हैं पीछे से। और पैसाची लहंदा पंजाबी, पैसाची जो है लहंदा पंजाबी। तो आज से आपका पूरा ये चैप्टर हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं पूरा खत्म हुआ। यूपीएसआई, यूपी पुलिस जहां भी सब क्वेश्चन आए थे सब मैंने करा दिए। अब अगला चैप्टर आपका जो भी मैं आएगा उसको मैं शुरू करूंगा। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आपको यूपीएसआई पे बहुत मेहनत कर रहा हूँ और इसको शेयर कर दीजिए तो बहुत लोगों को लाभ होगा। और मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।